वेलकम बैक टू द शो। नाजरीन, हम कॉल्स का सिलसिला वहीं से शुरू करते हैं जहां कमर्शियल ब्रेक से पहले मुनक़ता हुआ था। देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। जी, मेरा नाम चौधरी समीउल्लाह। जी मैं स्टूडेंट हूँ और काम कर रहा हूँ कश्मीर फन बेकरी में। अगले महीने मेरी शादी है। ठीक है। तो इस सिलसिले में पूछना था कि जो नए 2 रूल्स आया 9 जुलाई को 18,600 वाला और 5 साल के बाद जो इंडेफिनेट होती है, तो इसमें मुझे क्या 18,600 शो करना पड़ेगा वाइफ के साथ मिलकर? मेरी वाइफ काम नहीं कर रही। अभी और क्या मेरा वीजा 5 साल का लगेगा? अभी आपका पिछला 2 साल का पीरियड आ जाता है इसमें या नहीं? अभी आपका कौन सा वीजा है? गुजार चुका हूँ। अभी आपका वीजा कौन सा है? जी, स्टूडेंट वीजा। जी, आपके कॉल का शुक्रिया। नहीं, जो स्टूडेंट वीज़ा है तो उसमें ये नहीं अप्लाई करता है जैसे ब्रिटिश सिटीजनशिप के लिए, या कि अगर कोई आदमी ब्रिटिश नेशनल हो या जिसके पास इंडेफिनिट स्टे हो, वो अगर अपनी बीवी को बुलाना चाहे तो उसके लिए 18,600 है। लेकिन जो स्टूडेंट्स यहाँ पे वो अगर अपनी बीवी को बुलाना चाहें उसमें काफ़ी सारी अब परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। क्योंकि पहले अपनी बीवी बच्चों को बुला सकते थे, लेकिन पिछले साल अगस्त में कानून चेंज हो गए थे। अब नए रूल्स ये हैं कि अगर कोई स्टूडेंट किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है तो या किसी पब्लिक फंडेड कॉलेज में पढ़ रहा है, वो ही अपनी बीवी को या बच्चों को बुला सकता है। बाकी आम आदमी अब अलाउड नहीं है, तो उसके लिए अलग रूल्स हैं। ये 18,600 उस पर अप्लाई नहीं करता है। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन, देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। जी डॉक्टर साहब, मैं लंदन से फोन कर रहा हूँ जी। और मेरा सवाल ये है कि मुझे आपसे पूछना है कि मैं 12 साल से इस कंट्री में हूँ और मेरा यहाँ पे असाइलम था। जब मैं पकड़ा गया तो उन लोगों ने कहा कि आपका असाइलम सिस्टम में नहीं है, और मुझे जुडिशियल रिव्यू जब मैंने की, जुडिशियल रिव्यू के बाद अपर ट्राइब्यूनल, हायर ट्राइब्यूनल सब मतलब मैं लूज कर चुका हूँ। कोई चांसेस है मेरे? जी, आपकी कॉल का शुक्रिया। असल में जब आदमी असाइलम क्लेम करता है तो उसका एक प्रॉपर प्रोसीजर है। उसका ये प्रोसीजर है कि आपको होम ऑफिस में जाना पड़ता है या पोर्ट ऑफ एंट्री पे आते हैं, वहाँ पे आपकी स्क्रीनिंग होती है, आपके फ़ोटो लेते हैं, आपके फिंगरप्रिंट्स लेते हैं, आपको एक पेपर इशू करते हैं। पहले उसको SAL कहते थे, बाद में वो एक प्लास्टिक का कार्ड इशू करना शुरू हुआ। तो वो अगर किसी ने असाइलम क्लेम की है और मार्च 2007 से पहले क्लेम किया है, उन सबको सेटलमेंट मिल जा रही है, उनको सेटलमेंट मिलती है। लेगेसी की एक स्कीम गवर्नमेंट निकाली उसमें। अब मुझे पता नहीं आपने असाइलम क्लेम किया था या नहीं किया था। अगर किया था तो फिर आपका सीधा लेगेसी का केस है, उसमें ट्राई करें, आपके चांसेस हैं। अगर आपने असाइलम क्लेम नहीं किया था तो अगर आपको 12 साल हो गए, आप ह्यूमन राइट्स में अप्लाई कर सकते हैं। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन, देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। वालेकुम सलाम। मैंने आपसे ये पूछना था कि हमने इंडेफिनेट लीव टू रिमेन की एप्लीकेशन डाली है अप्रैल में, और हमें बायोमेट्रिक का लेटर आया होम ऑफिस की तरफ से मई में, लेकिन उसके बाद से अभी कोई जवाब नहीं आया। तो बायोमेट्रिक के ऑलमोस्ट कितने अरसे बाद होते हैं और क्या चांसेस होते हैं? आपके कॉल का शुक्रिया। असल में पहले भी 1-2 कॉलर्स ने यही सवाल उठाया था। आमतौर पर जो ऐसे डिसीजन है वो 3 महीने में उसका केस का फैसला हो जाता है। लेकिन होम ऑफिस ने पिछले दिनों, चूंकि ओलंपिक्स हो रहे थे, इस वजह से जितनी भी वीज़ा अप्लीकेशंस पूरी दुनिया से हो रही थी, चूंकि वहाँ उनके पास टाइम नहीं था एम्बेसीज को डील करने के, हाई कमीशन को डील करने का, तो उनको होम ऑफिस को यहाँ पे रेफर करते थे। ये आदमी का रिकॉर्ड चेक करके उनको वीज़े ग्रांट कर रहे थे या ग्रांट करने का फैसला कर रहे थे। इस वजह से फिर जो 3 मंथ का क्यू था उसको होम ऑफिस वाले 6 मंथ पे ले गए। अब चूंकि ओलंपिक्स खत्म हो गए हैं तो मुझे लगता है कि चंद ही वीक्स में आपके केस का फैसला हो जाएगा। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन, देखते हैं हमारा अगला कॉलर कौन है। जी फरमाइए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, मेरा सवाल ये है जी कि मैं आया था 1973 में, यूके में आया था। अच्छा। तो 86 में वापस चला गया था। ठीक। तो फिर मैं आता रहता हूँ, विजिट वीजा पे आता हूँ। तो क्या मैं ये 10 साल की अप्लाई कर सकता हूँ? जी नहीं, आप नहीं अप्लाई कर सकते। उसका कानून ये है कि जब आप 73 में यहाँ पे आए थे तो उस वक्त अगर आप इंडेफिनिट स्टे, उस वक्त कानून बहुत इजी था। तो जब आप वापस गए तब तक तो वीज़ा भी कोई नहीं था आते वक्त। तो बहरहाल उस वक्त अगर आप इंडेफिनिट स्टे ले लेते तो ज़्यादा इजी होता। लेकिन अब आप वो 10 साल जो आपने 20 या 25 साल पहले कंप्लीट किए थे उसकी बुनियाद पर अप्लाई नहीं कर सकते। अलबत्ता किसी सॉलिसिटर से चेक कर लें कि आप किसी और कैटेगरी में अगर अप्लीकेशन कर सकते हो। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन, देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। नमस्कार मलिक साहब। जी फरमाइए। मैं आपसे ब्रेक से पहले ठीक से सवाल नहीं पूछ पाया था, कट गया था बीच में। जी मेरा सवाल था कि मैं यहाँ पे इंडेफिनिट स्टे में हूँ और अपने भाई की बेटी को परमानेंटली यहाँ पे बुलाना चाहता हूँ, तो मैं क्या कर सकता हूँ? जी, आपकी कॉल का शुक्रिया। नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। चूंकि आप सिर्फ अपने बीवी बच्चों को बुला सकते हैं, अगर वो भी बच्चे अगर 18 साल से कम हो, या फिर अपने पेरेंट्स को बुला सकते हैं, वो भी अगर 65 से ज़्यादा कोई हो, कोई आदमी लुक आफ्टर करने वाला नहीं हो। तो बहन की बच्ची को या भाई की बच्ची को आप यूके में नहीं बुला सकते। अलबत्ता एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसिस में अगर कोई रिलेटिव आपके
ऊपर डिपेंड करता है और उस रिलेटिव का उधर कोई और नहीं है, वाली वारिस नहीं है, तो ऐसी सिचुएशन में आप उनको बुला सकते हैं। अब मुझे आपके सर्कमस्टांसेस का पता नहीं, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। फर्ज करें एक आदमी का वहाँ पे भाई है या भाई की बीवी है और उनका एक ही बच्चा है। अगर भाई और बीवी की किसी एक्सीडेंट में डेथ हो जाती है तो एक बच्चा रह जाता है, तो इसको आप एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में गिनते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में आ सकते हैं, लेकिन आमतौर पर वो रिलेटिव्स को अलाउड नहीं करते हैं। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। मलिक साहब क्या हाल है? ठीक है जी ठीक है। अली बात कर रहा हूँ लंदन से। जी फरमाइए। सर मेरी 9 जुलाई से पहले सिविल पार्टनरशिप की एप्लीकेशन मेरे सॉलिसिटर ने की थी, तो अभी 10-12 दिन पहले बायोमेट्रिक रेजिडेंस परमिट के लिए मेरे फिंगरप्रिंट और तस्वीरें ली गई हैं पोस्ट ऑफिस में। ठीक है। तो उसका मुझे कितना वेट करना पड़ेगा, कोई आइडिया है इससे? जी आपकी कॉल का शुक्रिया। आमतौर पर ऐसी एप्लीकेशन का 3 महीने में फैसला होता है, लेकिन ओलंपिक की वजह से होम ऑफिस ने कहा था कि हम 6 महीने तक लेंगे, लेकिन अब वो तेजी के साथ दोबारा फैसले कर रहे हैं। मुझे लगता है आइंदा चंद ही वीक्स में आपके केस का फैसला हो जाएगा। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन देखते हैं अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। जी मलिक साहब, सॉरी मैंने आपको अभी दोबारा फोन किया, पहले फोन किया था मैंने, वो 12 साल के केस की वजह से, लेकिन आपने वो नहीं बताया कि लाइक मतलब मेरी पॉसिबिलिटीज है कुछ अभी, जिस तरह की मतलब मेरी ट्राइब्यूनल, अपर ट्राइब्यूनल और जेआर सब रिफ्यूज हो चुकी है और मैं साइनिंग पे लगा हुआ हूँ हर महीने। क्या आपने असाइलम क्लेम की थी? मैंने असाइलम क्लेम की थी, लेकिन उससे कोई रेफरेंस नंबर नहीं था, तो वो लोग कह रहे हैं कि आपका कोई केस ही नहीं है सिस्टम में। तो आपने कहाँ पे क्लेम किया था असाइलम? मैंने असाइलम थ्रू बैरिस्टर क्या था, जो कि ईस्ट लैंड में कोई मतलब लॉ फर्म थी, उनसे किया था मैंने। जी आपकी कॉल का शुक्रिया। नहीं, मुझे नहीं लगता कि आपने असाइलम क्लेम की थी। तो जो लॉयर्स के सॉलिसिटर्स के ऑफिस में जाकर असाइलम नहीं क्लेम होती है, असाइलम होम ऑफिस में एक स्क्रीनिंग यूनिट है, वहाँ पे जाकर क्लेम की जाती है। तो मुझे नहीं लगता कि आपने असाइलम क्लेम की थी, इस वजह से आप लेगेसी में नहीं आते हैं। तो ज़्यादा चांसेस यही है कि आप ह्यूमन राइट्स में शायद अप्लाई कर सकते हो, लेकिन फिर भी किसी वकील को कंसल्ट कर लें। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। हाय, माय नेम इज हेलो। यस गो अहेड सर, गुड आफ्टरनून। मेरा नाम रवि है और मैं जानना चाहता हूँ कि मैं राइट नाउ ऑन द PSW हूँ और मेरा वीजा नियर में खत्म होने चाहता है। ठीक है। So is there any hope to extend further? Yes, there are basically 3 options for you. Number 1 is you can go for tier 2, and number 2 is you can go to tier 4 again, and number 3 is basically if you got 50,000 pound, you can make an application under tier 1. Thank you for the call. नाज़रीन देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। हेलो, सलाम अलैकुम भाईजान। वालेकुम सलाम। सर हम आपसे जानना चाहते हैं कि जैसे जो हमें यहाँ पर हमें 6 साल हुआ है इंग्लैंड में आए, कोई जो लीगल है उसके बारे कोई जहाँ पे कोई गवर्नमेंट कोई कानून पास कर रही है पक्का होने के लिए न किस सिलसिले में? जिदा सर जिदा कच्चे लोग आ जिदा इन्होंने वास्ते कोई लॉ पास कर रही है जिदा ते वापसी भेजन के बैक पाकिस्तान को, जो लोग पाकिस्तान चले गए? नहीं सर, जहाँ हम यूके में लीगल है। जी आपकी कॉल का शुक्रिया। मैं समझ गया हूँ। असल में होता ही है कि जैसे कि पहले कॉलर के जवाब में मैंने यही बताया था कि अगर कोई आदमी यूके में आए तो अपने आप को रेगुलाइज रखे, क्योंकि हर 5 या 6 साल के बाद ना सिर्फ यूके बल्कि दुनिया का हर मुल्क कोई ना कोई लेगेसी और या एमनेस्टी निकालता है, क्योंकि अगर ओवरस्टेयर या इलीगल लोग बहुत ज़्यादा हो जाएं तो उनको यहाँ पर रेगुलाइज करना पड़ता है। तो अगर ना करें तो इस माशरे में वो रहते हैं, उनको वापस भेज नहीं सकते, इवेंचुअली उनको स्टे देना पड़ता है। लेकिन इसका तरीका ये होता है कि आप उनके सिस्टम में हों, तब उनको पता चलता है कि कितने लोग हमारे सिस्टम में जो कि ओवरस्टेयर हो गए या इलीगल हो गए, फिर उस हिसाब से वो स्टे देते हैं। बहरहाल अगर आपके कोई अजीज यहाँ पे जिन्होंने अगर एप्लीकेशन नहीं की है या बिल्कुल इलीगल तरीके से रह रहे हैं, ज़्यादा बेहतर है किसी अच्छे सोलिसिटर से जाकर मिलें और अपने आप को रेगुलाइज करने की कोशिश करें। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन देखते हैं अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मलिक साहब, मैं बर्मिंघम से बोल रहा हूँ हुसैन, और मैंने ये पता करना था कि मैंने अपनी फैमिली को इसी साल जो स्पाउस वीजे पे आए थे जनवरी में, तो बच्चों का जो है वो मैंने क्या नाम है ब्रिटिश पासपोर्ट के लिए अप्लाई करना, तो मैं कर सकता हूँ? आपके बच्चे यहाँ पैदा हुए थे? नहीं पैदा तो पाकिस्तान में, लेकिन वो क्या नाम है स्पाउस वीजे पे मैंने फैमिली को बुलाया था ना। जी आपकी कॉल का शुक्रिया। नहीं, आप बच्चों के लिए नहीं अप्लाई कर सकते, नेशनलिटी के लिए आप तभी अप्लाई कर सकेंगे जब उनकी माँ एप्लीकेशन करेगी, या उसमें एक कानून सिर्फ यह है कि अगर कोई बच्चा यूके में पैदा हो जाए तो उसकी अगर माँ या बाप ब्रिटिश नेशनल हो, या अगर उनको इंडेफिनिट स्टे हो, या अगर उनको इंडेफिनिट स्टे फ्यूचर में भी मिल जाता है, तो जब उनको इंडेफिनिट स्टे मिलता है फिर बच्चा नेशनलिटी के लिए क्वालिफाई करता है। लेकिन आपके बच्चे अगर अब्रॉड में पैदा हुए हैं तो फिर मुझे नहीं लगता वो नेशनलिटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। हेलो जी फरमाइए। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी मैं नाम शाहिद वगीरा, मैं न्यू मार्केट से बात कर रहा हूँ। जी तो
मुझे थोड़ा सा अपना पासपोर्ट के बारे में आपसे बात करनी थी। जी फरमाइए। जी, मैं पाकिस्तान गया था और 90 डेज से अबव रह के आया हूँ। ठीक है। तो 140 डेज में रह के आया हूँ। तो उसका रीजन ये है कि मेरे घुटने का ऑपरेशन हुआ था और वो सारे एविडेंस मेरे पास है। मुझे वापस आए तकरीबन 8 महीने हो गए। और क्या मैं पास सिटीजनशिप अप्लाई कर सकता हूँ? नहीं, आप सिटीजनशिप अप्लाई नहीं कर सकते। उसमें 2 कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन ये है कि आप पिछले जिस तरह आप एप्लीकेशन करें उससे 12 महीने पीछे आप जाएं और 1 साल में आप 90 डेज से ज़्यादा बाहर न रहे हों। एक तो ये शर्त है। दूसरी शर्त यह है कि एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन आप 460 दिन से ज़्यादा बाहर न रहे हों। तो ये 2 कंडीशन ज़रूरी हैं। चूँकि आप 90 डेज से ज़्यादा बाहर रहें, लिहाजा आप एप्लीकेशन नहीं कर सकते हैं। अब जब आप वापस आएँ, आपका वहाँ से साल शुरू होता है। जब ये साल यहाँ पर पूरा कर लें तो फिर उसके बाद इंडेफिनिट स्टे के लिए अप्लाई कर सकते हैं, बशर्ते कि आप पिछले पिछले 5 साल में ज्यादा अरसा बाहर न रहे हों। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन, देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जनाब, मैं लेस्टर से बोल रहा हूँ। मैं अब्दुल बोल रहा हूँ। मैं जी एक इंफॉर्मेशन लेना था। मैं यूरोपियन पासपोर्ट है, मेरा एक बेटा इंडिया में है। ठीक। तो उसको बुलाने का है, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं? क्योंकि मेरी फैमिली ऑलरेडी, मेरे वाइफ और 3 बच्चे यहाँ पर है, एक बेटा मेरा इंडिया में रह गया है। तो वो कितनी एज है उसकी? 8 इयर्स का है। जी, आपकी कॉल का शुक्रिया। हाँ, आप उसको बुला सकते हैं, आप बशर्ते कि आप यहाँ पे काम कर रहे हो। अगर आप यहाँ पे काम करते हैं तो आप अपने बेटे को एनी टाइम बुला सकते हैं। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन, देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब। वालेकुम सलाम। सर, मैंने एक्चुअली यूरोपियन सिटीजन से शादी की थी। मैं स्टूडेंट थी और मेरा वीज़ा ख़त्म होने में 2 माह रह गए थे। तो मैं यूरोपियन सिटीजन से जो है शादी की थी, लेकिन मुझे पता नहीं था कि उसकी गर्लफ्रेंड है ना उधर से, स्लोवाकिया से। और हमें अप्लाई किए हुए 4 माह हो गए थे जब उसकी गर्लफ्रेंड 2 बच्चे लेके तो यहाँ आ गई और मेरा वीज़ा होम ऑफिस ने रिजेक्ट कर दिया। तो मुझे ये पूछना है कि क्या मैं ह्यूमन राइट के लिए अप्लाई कर सकती हूँ, जबकि मेरा जो पासपोर्ट है वो होम ऑफिस ने रख लिया, वापस नहीं किया। जी, मुझे नहीं लगता है कि आप ह्यूमन राइट्स में एप्लीकेशन करते हैं। वो कहते हैं ना, मुश्तरी होशियार बाश, आपने सोच समझ के शादी करनी थी। बहरहाल इस बेस पे आप अप्लाई नहीं कर सकते। होम ऑफिस वाले अगर आपका वीज़ा ख़त्म हो जाता है तो उनकी नॉर्मल पॉलिसी है कि वो पासपोर्ट आदमी को वापस नहीं भेजते हैं, बल्कि अपने पास रखते हैं ताकि आदमी को अगर डिपोर्ट करना हो तो उनके लिए ईजी हो। तो मैं आपको यही मशवरा दूंगा, किसी वकील से जाकर मिलें और देख लें, शायद आपकी किसी और कैटेगरी में एप्लीकेशन कर सकती हूँ। लेकिन इस बेस पर अप्लाई नहीं कर सकती हैं कि जी आपके हस्बैंड की गर्लफ्रेंड आ गई थी, तो इस बेस पर एप्लीकेशन नहीं हो सकती है। मे भी किसी और ग्राउंड पे हो सकती है, लेकिन किसी वकील को मिले, किसी अच्छे सोलिसिटर को मिले, उनसे कॉन्फिडेंशियल एडवाइस लेने। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन, देखते हैं हमारे अगला कॉलर कौन है। जी फरमाइए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरा थोड़ा लंबा सा केस है। हमने अप्लाई किया था फॉर वाइफ टू कम इन दिस कंट्री फ्रॉम पाकिस्तान। तो वहाँ से वो रिजेक्ट थोड़ा सा फेल हो गई थी। दो सवाल थे। एक तो प्रॉपर्टी में, और मैं काम नहीं करता था, 3rd पर्सन होने चाहिए था। तो अपील उन्होंने दी थी। मैंने यहाँ बर्मिंघम में एक वकील को मैंने अपने कागजात वगैरह दिए और उसने फाइल घुमा दी। अब जब मैं कागज मांगने जाता, 2 साल हो गए, कभी आज कभी कल कर रहा है, और जब मैं कागजात मांग रहा हूँ कागजात नहीं दे रहा। तो अभी मैं क्या करूं, मुझे समझ नहीं आ रही। जी, आपकी कॉल का शुक्रिया। पहली बात यह है कि मुझे नहीं लगता उसने अपील की होगी, चूंकि आप अपील 28 दिन के अंदर अंदर कर सकते हैं। तो 28 दिन गुजर गए, उसने अपील नहीं की होगी। ज़्यादा बेहतर आप किसी और वकील के पास चले जाएं, वो उसको चिट्ठी लिखकर उससे फाइल मंगवा लेगा और आपको दे देगा अगर कोई फाइल हो। लेकिन मुझे लगता है कि उसने आपकी अपील नहीं की थी। दूसरा, अगर आप काम नहीं कर रहे थे तो अपील अगर की भी होती तभी ज़्यादा चांसेस नहीं थे। तो ज़्यादा बेहतर यही है कि आपकी मिसेज को कहीं इंग्लिश टेस्ट पास करें और काम करना शुरू कर दें। उसके बाद फिर मिसेज को बुलाएं। फिलहाल आप किसी और वकील के पास जाकर अपनी फाइल मंगवा सकते हैं। वो पाबंद है कि नए वकील को आपकी फाइल दे दे। कॉल का शुक्रिया। नाजरीन, देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। हेलो जी जी, मुझे ये पूछना था कि जो अब शादी के बाद 9 जुलाई से रूल नया लागू हुआ है ना कि 18,600 कमाना जरूरी है, क्या कोई पॉसिबिलिटी है कि ये जैसे फ्यूचर में रहेगा या फिनिश हो जाएगा? क्योंकि बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ये फिनिश हो जाएगा सोन। जी, आपकी कॉल का शुक्रिया। इस को एक बड़े मशहूर केस में हम ही ले गए थे कोर्ट में और कोर्ट ने इसको कालदम करार दिया है। लेकिन उसमें सिचुएशन ही होती है कि जब कोई कोर्ट किसी कानून के बारे में कहती है कि ठीक नहीं है या अगेंस्ट ह्यूमन राइट्स है, ये नहीं होना चाहिए, तो फिर उसका तरीका ये होता है कि होम ऑफिस वाले एक नया कानून बनाते हैं। वो बिल पास होता है, पार्लियामेंट में जाता है, फिर पहले वो हाउस ऑफ कॉमन में जाता है, हाउस ऑफ लॉर्ड में जाता है, फिर क्वीन उसके ऊपर साइन करती है, फिर वो कानून बनता है। और जब तक नया कानून नहीं बनता उस वक्त तक पुराना कानून
कानून लागू रहता है। तो इसका मतलब है ये रूल तो प्रिंसिपली ख़त्म हो गया है, लेकिन नया रूल आने में कुछ देर लगेगी, तब तक यही चलेगा। लेकिन फिर भी अगर आप फुल टाइम काम कर रही हो या कोई आदमी फुल टाइम काम कर रहा है और अपने स्पाउस को बुलाना चाहता है तो आप एप्लीकेशन कर सकते हैं। कॉल का शुक्रिया। नाजरीन देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मलिक साहब, मुझे हेलो। जी फरमाइए। जी मलिक साहब, मुझे बात करनी थी कि हम लोग 2009 में आए थे। अच्छा। तो हमारे पास उस वक्त जो था वर्क परमिट था, तो जो कि 4 साल का था, लेकिन 2011 में हमने असाइलम कर दिया था। ठीक। तो 2011 में जब हमने असाइलम किया तो वो हमें ग्रांट कर दिया गया विद इन 3 मंथ में। ठीक। तो अभी हम लोग उन्होंने हमें 2016 तक वीजा दिया है। ठीक है। तो मैंने पूछना ये था कि यहाँ पे हम 2016 से पहले इंडेफिनिट अप्लाई कर सकते हैं? हमारे लास्ट जो 3 साल हैं वो भी इसमें काउंट होंगे या नहीं? जी नहीं, आपके कॉल का शुक्रिया। चूंकि आपने असाइलम क्लेम की थी तो जिस आदमी को रिफ्यूजी स्टेटस मिल जाए उसको 5 साल का स्टे देते हैं, और जब आपके 5 साल पूरे हो जाएं उसके बाद आप इंडेफिनिट स्टे के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो अभी आपको 2016 तक वेट करना पड़ेगा, 16 में एप्लीकेशन कर सकेंगे। तो आपको इंग्लिश टेस्ट पास करने की जरूरत नहीं है। कॉल का शुक्रिया। नाजरीन देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। वालेकुम सलाम। हाँ जी मलिक साहब, एक बात पूछनी है। मेरे फैमिली हांगकांग में है, मेरे बच्चों के पास भी ब्रिटिश पासपोर्ट है, मेरे पास भी ब्रिटिश पासपोर्ट है। ठीक। अगर मेरी बीवी इंग्लिश नहीं टेस्ट नहीं पास कर, तो कोई और तरीका है कि मैं इधर काम कर रहा हूँ 2 साल से, मेरे पास ब्रिटिश पासपोर्ट है, कोई और तरीका है कि जिसकी वजह से मैं अपनी बीवी को बुला सकूँ? अनफॉर्चुनेटली नहीं है। इस सिलसिले में मुझे भी पता है, मुझे भी एहसास है कि ये काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम है कि अगर किसी की बीवी जिसकी उम्र थोड़ी ज़्यादा हो, कभी स्कूल में नहीं गई, वो इंग्लिश कैसे टेस्ट पास करेगी। तो इसके ऐसा एक केस हाई कोर्ट में भी ले गए थे, लेकिन हाई कोर्ट में भी इसमें कामयाबी नहीं हुई, चूँकि जजेस ने यही कहा कि अगर ऐसे लोग जो इंग्लिश नहीं समझते वो यूके में आते हैं, जब वो डॉक्टर के पास जाते हैं, हॉस्पिटल में जाते हैं, या कहीं पुलिस उनको बुलाना पड़ती है, फायर ब्रिगेड बुलाना पड़ता है, वो अपने आपको कम्युनिकेट नहीं कर सकते, फिर उनको इंटरप्रेटर बुलाना चाहते हैं, गवर्नमेंट इस पर खर्चा आता है। तो लिहाजा ये कानून अभी तक ख़त्म नहीं हुआ, आगो के कोर्ट में भी गया है, तो अभी इसके ख़त्म होने का कोई चांस नहीं है। तो ज़्यादा बेहतर ये है कि मिसिस को कहें कि वो कोई कोर्स अटेंड करके तो एप्लीकेशन कर दें, चूँकि अभी ये कानून ख़त्म होने का मुझे कोई चांस फ्यूचर में नहीं लग रहा है, अनलेस कि कोई और आदमी इसको चैलेंज करे और कोई और अच्छा जज जो हक में फ़ैसला दे दे। तो लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपकी मिसिस वो यहाँ आना चाहें तो आप बच्चे की बेस पे, अपने बेस पे दोबारा अप्लाई कर दें, ह्यूमन राइट्स एंगल से देखें उसमें क्या होता है, लेकिन इसमें गारंटी नहीं है। कॉल का शुक्रिया। नाजरीन देखते हैं अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। हेलो जी फरमाइए। सर आपसे 2 सीधी की बातें पूछनी थी। जी पूछिए। सर जैसे मैं यहाँ पे स्टूडेंट वीजा पे आया था और मेरी डिग्री अभी रिसेंटली कंप्लीट हुई है, और जो मेरी सेरेमनी है वो मेरी 15 नवंबर को, और जो मेरा वीजा है वो 30 अक्टूबर को फिनिश हो रहा है। तो सर मैं वो सेरेमनी के लिए कैसे, मतलब क्या कर सकता हूँ सेरेमनी अटेंड करने के लिए? आपने वापस जाना या यहीं रहना उसके बाद? और सर नहीं सर, मैं वापस जाना चाहता हूँ। जी आपकी आपका शुक्रिया। हाँ, अगर तो आपने डिसीजन कर लिया कि वापस जाना चाहते हैं, सिर्फ सेरेमनी के लिए रहना चाहते हैं, तो हम सालों को आप वीज़ा एप्लीकेशन कर सकते हैं एक्सटेंशन इस बेस पे कि जी मेरा कोर्स खत्म हो गया, डिग्री मुझे मिलनी है, सेरेमनी में रह के मैं वापस चला जाऊँगा, मेरा 2 या 3 महीने तक वीज़ा आगे कर दें, वो आपका वीज़ा आगे कर देंगे। लेकिन अगर आप वापस नहीं जाना चाहते हैं, रहना चाहते हैं, तो फिर कहीं एडमिशन लेकर स्टूडेंट वीज़ा आगे करवा सकते हैं। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। जी सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। जी सर, मुझे पूछना था, मेरी फैमिली प्रॉब्लम है, जैसे कि मेरे हस्बैंड से मैं सेपरेट हूँ, तो वो मुझे खर्चा नहीं देते, तो उनके पास प्रॉपर्टी है, पैसा है, सब कुछ है, तो सर मुझे क्या करना चाहिए? जी आपके कॉल का शुक्रिया। उन्होंने आपको नाम और नुस्खा देना चाहिए, और यहाँ का जो ब्रिटिश कानून भी यही कहता है। तो लेकिन अगर आपके पास स्टे है तो यहाँ खर्चा गवर्नमेंट भी दे सकती है, तो ज़्यादा बेहतर है किसी अच्छे वकील से मिलें ताकि वो बता सकें आपकी पूरी सिचुएशन को देख कर। तो बहरहाल अगर वो काम करें आपको मेंटेनेंस वो दे सकते हैं और आप उनसे क्लेम कर सकती हैं। लेकिन मेरा अपना एक्सपीरियंस यही है कि जब कोई बीवी ऐसा केस लेकर कोर्ट में जाती है तो हस्बैंड काम करना ही छोड़ देता है और गवर्नमेंट के ऊपर बोझ बन जाता है। बहरहाल किसी वकील से मशवरा कर लें। कॉल का शुक्रिया। देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मेरे आपसे 2 सवाल हैं कि ये जो शादी का प्रोबेशनरी पीरियड है ये 3 साल है या 5 साल है? और दूसरा ये सवाल ये है कि मैंने और मेरे हस्बैंड ने अपने बच्चों को पाकिस्तान से बुलवाना है और हम दोनों के पास इंडेफिनिट लीव टू रिमेन है। उनका कौन सा वीजा लगेगा? 2 साल की कैटेगरी में लगेगा या 5 साल की कैटेगरी में? आपके पास इंडेफिनिट है दोनों के पास? जी जी, हम दोनों के पास इंडेफिनिट है। तो पहले बच्चों को क्यों नहीं बुलाया?
बस ऐसे थोड़े लेजी हो गए। जी, आपकी कॉल का शुक्रिया। पहली बात यह कि जो प्रोबेशनरी पीरियड है पहले 2 साल का होता था, लेकिन अब जुलाई से गवर्नमेंट ने इसको बढ़ाकर 5 साल कर दिया है। तो बच्चों के लिए आप वहाँ से इंडेफिनिट स्टे के लिए अप्लाई कर सकती हैं। तो अगर उनको वीज़ा मिला तो उनको इंडेफिनिट स्टे वीज़ा वहाँ से मिल जाएगा। कॉल का शुक्रिया। नाजरीन देखते हैं अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सर, बर्मिंघम से एजाज बोल रहा हूँ। अच्छा, अभी आपने किसी को बताया अगर आप फुल टाइम काम कर सकते हैं तो आप बुला सकते हैं। अगर कोई मिनिमम वेज पे काम करता है, कोई 48 आवर्स, तो वो कैसे बुला सकता है यहाँ पे अपनी वाइफ? बस इतना सा बताए तो क्या जी, आपकी कॉल का शुक्रिया। असल में जो रूल्स है उसमें ये लिखा है कि अगर एक आदमी अपनी बीवी को बुलाना चाहता है तो वो इस काबिल हो कि अपने आप को और उसको मेंटेन अकोमोडेट कर सके। अब एक आदमी की फ़र्ज़ करें मिनिमम वेजेस है जो कि तकरीबन 1000 पाउंड बनती है, तो 1000 पाउंड में यहाँ एक मुल्क में आदमी अपने आप को और एक और आदमी को मेंटेन अकोमोडेट कर सकता है। यही वजह है कि 9 जुलाई से पहले जो आदमी फुल टाइम काम करते थे, यानी 40 आवर्स काम करते थे या 37 आवर्स काम करते थे, मिनिमम वेजेस पर अगर 1200 लेते थे, वो अपनी बीवी और बच्चों को यहाँ पे बुला सकते थे। इसी वजह से जो नया कानून बनाया है 18,600 का, जिसके कोई कोर्ट ने कालादम करार दिया है। अब जब तक नया रूल नहीं बनता तब तक तो यही कानून रहेगा, लेकिन चूंकि कोर्ट ने इस कानून को ख़त्म कर दिया है तो अगर कोई आदमी एप्लीकेशन करता है वहाँ से वीज़े के लिए, तो इमिग्रेशन ऑफिसर के नोटिस में ये चीज़ है कि इस कानून को गवर्नमेंट ख़त्म कर चुकी है। देखें वो क्या फ़ैसला करता है। अगर आपके खिलाफ करता है, वीज़ा नहीं देता, तब भी आप उसको कोर्ट में ले जा सकेंगे। अगर वो कोर्ट का फैसला समझते हुए भी फैसला करता है कि आपको वीज़ा नहीं देना, तब भी वो एक कानून की खिलाफ वर्जी कर रहा होगा। तो बहरहाल अगर आप फुल टाइम काम करते हैं, अपने डिपेंडेंट को अगर यहाँ पे अफोर्ड कर सकते हैं, मेंटेन और अकोमोडेट कर सकते हैं, आप ऐसी एप्लीकेशन कर सकते हैं। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन देखते हैं अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मलिक साहब, मैं इमरान बोल रहा हूँ लंदन से। जी, मैं 2006 में यहाँ पे स्टूडेंट वीजे पे आया था और उसके बाद 2010 में मेरा जब एक्सपायर होने वाला था वीजा, तो मैंने अपनी वाइफ के डिपेंडेंट जो डच नेशनल है उस पर अपना एक्सटेंशन ले ली थी ईयू डिपेंडेंट की। ठीक। तो अब कुछ लोग कहते हैं कि आप 3 साल बाद उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं इंडेफिनेट के लिए, और कुछ लोग कहते हैं कि आपको 5 साल पूरे करने होते हैं। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि काइंडली आप मुझे जरा क्लियरिफाई करेंगे कि 3 साल का है या मुझे अपना पूरा जो उन्होंने मुझे वीजा दिया है उसको ड्यूरेशन को पूरा करना पड़ेगा। जी, आपके कॉल का शुक्रिया। आपके केस में 5 साल ही है, चूंकि होम ऑफिस आपको 5 साल का स्टे देते हैं और 5 साल के बाद आप इंडेफिनिट स्टे के लिए अप्लाई कर सकते हैं, बशर्तिया कि इन 5 साल में आपकी मिसेज यहाँ पे काम कर रही हूँ। तो ये बात ध्यान में रखें कि यूरोपियन सिटीजन अगर कोई यहाँ पे रहता है और अपने राइट्स एक्सरसाइज करता है, इसका मतलब उसको यहाँ के काम करना चाहिए। अगर वो काम करता है फिर उसके डिपेंडेंट को इंडेफिनिट स्टे 5 साल के बाद मिलता है, आपको भी 5 साल के बाद इंडेफिनिट स्टे मिलेगा। नाज़रीन, इसके साथ ही हम देखते हैं हमारी लास्ट कॉलर कौन है। जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम मलिक सर। वालेकुम सलाम। मलिक सर, मैं जर्मन नेशनल हूँ। जी। तो मेरी बीवी जो है ना वो पाकिस्तान से आई हुई है यहाँ पे, उसको भी 5 साल का वीजा मिला है। वो अगर पाकिस्तान जाती है तो वो वहाँ पे कितना अर्सा ठहर सकती है? जी, आपकी कॉल का शुक्रिया। इसमें कोई रूल में ऐसी कोई चीज़ लिखी नहीं है, लेकिन अगर हॉलीडे पे जाती है 2, 4, 6 वीक के लिए तो कोई प्रॉब्लम का सामना करना नहीं पड़ेगा। लिहाजा लंबे अरसे के लिए यूके से बाहर न रहे। अगर छोटे अरसे के लिए हॉलीडेज वगैरह के पहले जाती है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन कानून में कोई डेज का नहीं लिखा हुआ है। नाज़रीन, आज का जो शो था मेरा नूर टीवी के ऊपर पहला शो था और जितनी भी ज़्यादा कॉल ले सकता था मैं ली। तो आइंदा हर हफ्ते की सह पर हर सैटरडे की इवनिंग 6 बजे से 7 बजे मैं ये शो किया करूँगा। तो अगर आपको कोई परेशानी हो जो इमिग्रेशन से मुतल्लिक़ हो या किसी फ्रेंड्स को या किसी दोस्त को या अहबाब को, तो बिल्कुल इस आप प्रोग्राम में फ़ोन करके लाइव एडवाइस मुझसे ले सकते हैं और जो मैं आपको एडवाइस देता हूँ जो बिल्कुल लेटेस्ट रूल्स के मुताबिक होती है। नाज़रीन, मुझे अगले हफ्ते की, अगले सैटरडे की, अगले शनिचरवार की शब 6 बजे तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।